Hello everyone. In today's 12th Commerce OC lecture, we are in chapter number 5 and currently we are looking at legal process outsourcing. So here in front of you on page number 104, we are taking legal process outsourcing. Check out the introduction. Legal process outsourcing is a type of KPO. तो यहाँ पर आप देखेंगे सबसे पहले what they have started with. We have started with BPO, business process outsourcing. Business process outsourcing. उसका एक पार्ट था क्या? KPO, knowledge process outsourcing. हम और इन डेप्थ में जा रहे हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, राइट? सो सबसे जो ब्रॉडर कंसेप्ट है वो कौन सा है? बीपीओ. बीपीओ के बाद उसका जो एक पार्ट है वो क्या है? केपीओ. और केपीओ में भी और स्पेशलाइजेशन करने किसमें? लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. दैट्स व्हाई दे वर सेइंग LPO is a type of KPO that is specific to legal services. That is specific to legal services, ranging from drafting legal documents, performing legal research to offering advice. तो इसमें क्या क्या हो जाता है? आप लीगल डॉक्यूमेंट क्या करते हैं? ड्राफ्ट करते हैं, प्रिपेयर करते हैं. परफॉर्मिंग लीगल रिसर्च. लीगल रिसर्च क्या होता है? कौन कौन से लॉ कानून लागू होते हैं, कौन सी धाराएं लगती हैं जिसे हम बोलते हैं एक्ट, ठीक है ना, कौन से सेक्शंस का उसमें इस्तेमाल किया गया है, वो सब रिसर्च इसमें होगा और उसके हिसाब से एडवाइस दिया जाता है, राइट? LPO refers to the practice of law firm or corporations obtaining legal support. तो ये LPO बेसिकली होता किसके लिए? कौन इसमें काम करता है? जिन्होंने लॉ की डिग्री ली है या ऐसा कोई लॉ का ऑफिस है, लॉ का फर्म है, ठीक है, तो वो लीगल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. सर्विसेज फ्रॉम एन आउटसाइड लॉ फर्म और लीगल सपोर्ट सर्विसेज कंपनी. तो यहां पर क्या बता दिया? LPO refers to the practice of law firm. कौन कर रहा है? लॉ फर्म है या जो कोई कॉर्पोरेशन है वो कर रहा है. obtaining legal support services from an outside law firm. मतलब आप खुद में क्या है? खुद एक आप लॉ फर्म है, लेकिन जो छोटे मोटे जो रिसर्च होते हैं उसके लिए आपने क्या कर दिया है? दूसरे लॉ फर्म को अपना वर्क आउटसोर्स कर दिया, ठीक है. LPO is the industry in which in-house legal department or organizations outsource legal work to such areas where it can be done at less cost. क्योंकि हम इंटरनल जो एम्प्लॉयज हैं अगर उनको ये वर्क दें तो ये कॉस्टली होगा, इससे अच्छा हम उसको क्या करा के ले लेते हैं? आउटसोर्स करा करके ले लेते हैं. गेटिंग इट? तो बेसिकली यहाँ पर काम कराने वाला पर्सन कौन है? खुद एक लॉ फर्म. कौन है? लॉ फर्म. लॉ फर्म क्या होता है? ऐसा फर्म और ऐसा ऑफिस जिसके अंदर लॉयर्स हैं और इनका काम होता है लोगों को लीगल सजेशन देना. क्या देना? लीगल सजेशन. तो ये जो पर्टिकुलर लॉ फर्म है इसको क्या करना पड़ता है? बहुत सारे रिसर्च वर्क करने पड़ते हैं, ड्राफ्टिंग करना पड़ता है. तो इंस्टेड ऑफ डूइंग बाय देमसेल्फ, खुद करने से अच्छा वो क्या करते हैं? किसी और से करा कर लेते हैं, ठीक है. किसी और से मतलब किससे? दूसरे लॉ फर्म से, जो छोटे लॉ फर्म्स हैं, ठीक है ना, जो इस काम में स्पेशलाइज्ड हैं, उनसे वो काम करा करके लेते हैं, बराबर. तो यहाँ पर उसके बेसिस पे फिर वो लोगों को क्या देते हैं? एडवाइस देते हैं. तो ये कौन है? ये सर्विस रिसीवर है एंड दीज पीपल आर सर्विस प्रोवाइडर. गेटिंग इट? तो इसको हम बोलते हैं लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग. तो यही चीज यहां पर बताया. LPO is the industry in which in-house legal department, मतलब उनके खुद के जो लीगल डिपार्टमेंट है और ऑर्गेनाइजेशन आउटसोर्स लीगल वर्क, वो दूसरे से क्या करते हैं? आउटसोर्स कराते हैं लीगल वर्क टू सच एरियाज वेयर इट कैन बी डन एट लेस कॉस्ट. ऐसे एरियाज में जहां पर कम खर्च में काम किया जा सके.
ठीक है, करने को वो भी कर सकते हैं, बट अगर हम वो खुद करने जाएंगे तो हमें हाई कॉस्ट लगेगा, राइट है। तो हम किसी और से करा के ले लेते हैं। एग्जाम्पल में देखिए क्या दिया हुआ है, लाइक यूएस और यूरोप आउटसोर्स लीगल वर्क टू इंडिया। तो यूएस है या यूरोप है तो लीगल वर्क किसको देते हैं, इंडिया को। क्यों? इंडिया में यहाँ पर कॉस्ट क्या हो जाता है, बहुत कम हो जाता है, वेयर इट कैन बी परफॉर्म एट सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड कॉस्ट, बहुत ही कम कॉस्ट में, है कि नहीं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि वहां के किसी एम्प्लॉय को अगर आप $10,000 का पेमेंट कर रहे हो, ठीक है ना, $10,000, और यहाँ पर आप उसी पर्सन को कितना पे करोगे, मतलब उसी काम के लिए आप सपोज पे करते हो ₹10,000। तो अगर मैं इस कंपेयर करूं ₹10,000 को $10,000 से, तो $1 इज इक्वल टू, मैं अप्रोक्सीमेट फिगर ले लेता हूं 75 से 80 के बीच में होगा, ठीक है ना। $1 इज इक्वल टू 75, राइट। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 75% अमाउंट जो है, मतलब मल्टीप्लीकेशन आप करके देख लो वहां पर, यहां पर क्या हो जाता है, अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं इसको तो रुपीज में कितना कन्वर्ट हो जाता है, 75 इंटू 10,000, राइट, 7,50,000। तो मुझे 7,50,000 देना पड़ रहा है यूएस में, अगर वही काम मैं कहां पर करके लूं, इंडिया में करके लूं, तो मेरा काम बहुत ही कम अमाउंट में हो जाता है। गेटिंग इट? तो अगर ऐसा काम है जो कोई भी कर सकता है, कोई भी इन द सेंस जो भी लॉ का डिग्री लिया हुआ पर्सन कर सकता है, तो उससे आउटसोर्स क्यों ना करा लिया जाए। और इसके पीछे मेन रीजन क्या होता है, सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड कॉस्ट, लो कॉस्ट। ओके, legal process outsourcing is high-end industry that has been growing rapidly in the recent year। तो आज की तारीख में बहुत सारे जो ऐसे लॉयर्स हैं, है ना, या लॉ फर्म्स हैं, जो क्या करते हैं, फॉरेन लॉ की स्टडी करते हैं और अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इंडिया जैसी कंट्री में जहां पर लेबर चीपली अवेलेबल होता तो हमारे यहाँ पे क्या मिलता है, इस वजह से जॉब जनरेट होता है कि नहीं। और फॉरेन कंट्री को क्या मिलता है, डिक्रीज्ड प्राइस पे उनका काम हो जाता है, राइट। सो एलपीओ इज अपेरेंटली अ मीडिया इन्वेंशन, it derives from BPO, but to the extent that the world process suggests standardized, commoditized, easy to replicate task that can be performed without a lot of education, ठीक है ना। तो यहां पर इसको क्या बोल दिया गया, मीडिया इन्वेंशन। किसका इन्वेंशन, मीडिया, मतलब ये जो एलपीओ है ज्यादातर ये मीडिया के आने की वजह से काफी ज्यादा इंक्रीज हो गया है। इट डिराइव्स फ्रॉम बीपीओ, आया कहां से ये, बीपीओ से, मतलब बीपीओ का पार्ट क्या, केपीओ, केपीओ का पार्ट क्या, एलपीओ, ठीक है ना। बट टू द एक्सटेंट दैट द वर्ड प्रोसेस सजेस्ट स्टैंडर्डाइज्ड, तो इसमें जो प्रोसेस वर्ड है ना, वो क्या है, स्टैंडर्डाइज, कमोडिटाइज्ड एंड इजी टू रेप्लीकेट टास्क। इसमें क्या कर रहे हैं हम, अपना टास्क क्या कर देते हैं, रेप्लीकेट कर देते हैं, किसी और से करा करके ले लेते हैं। दैट कैन बी परफॉर्म्ड विदाउट अ लॉट ऑफ एजुकेशन, अगर आपके पास इतना एजुकेशन नहीं भी है देन ऑल्सो आप ये काम किसी और से करा करके भी ले सकते हैं। गेटिंग इट? मीनिंग, किसका मीनिंग, एलपीओ। Legal outsourcing has gained tremendous ground in the past few years in India। पिछले कुछ सालों से इंडिया में इसको बहुत ही अच्छा स्कोप मिला हुआ है इंडिया में। It achieved success by producing services such as document review, legal research and writing drafting of briefings। मतलब अभी सपोज फॉरेन कंट्री में कोई लॉयर है और उसको ब्रीफिंग करना है तो उसको क्या चाहिए रहता है, कौन कौन से एक्ट, कौन कौन से सेक्शंस इसके ऊपर लागू होंगे, कौन कौन से पॉइंट्स वो बोल सकता है जज के सामने, वो पूरा का पूरा ब्रीफिंग है ना, यहां से बना करके ड्राफ्ट करके भेजा जाता है।
जब आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएंगे तो आपको वहां पर फाइल सबमिट करनी पड़ती है केस की, तो उसका जो ड्राफ्टिंग होता है वो भी पूरा लीगल लैंग्वेज में होना चाहिए। तो ये सब आज इंडिया में बहुत ही तेजी से हो रहा है। फायदा क्या हुआ? वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग लीगल फंक्शन इज कॉस्ट सेविंग। सबसे बड़ा एडवांटेज कॉस्ट सेविंग का है, और इसी के लिए तो काम मिल रहा है। अगर कॉस्ट सेव नहीं होता तो हमसे कौन काम कराता था? वो वही कर लेते थे, खुद ही कर लेते थे। बट इंडिया जैसे कंट्री में जहां पर हाईली एजुकेटेड पर्सन रहते हैं, है ना, और कम रेट पे आपको ये सब काम मिल जाता है, तो ये कॉस्ट एडवांटेज आपको मिला। आउटसोर्सिंग लीगल वर्क to external vendors allow organization to access high level talent and niche expertise that does not exist within the firm। तो क्या बता दें यहां पर कि जब आप आउटसोर्स करते हैं, क्या करते हैं? आउटसोर्स, तो जो टैलेंट आपके एम्प्लॉय में नहीं था, जो चीजें आपके एम्प्लॉय नहीं ढूंढ पाते थे, वो टैलेंट आपको कहां से मिल जाएगा? बाहर से मिल जाएगा, है ना। तो हमको कैसा टैलेंट मिल रहा है? हाई लेवल टैलेंट एंड नीश एक्सपर्टाइज। नीश एक्सपर्टाइज मतलब उस पर्टिकुलर सेक्टर में क्या है, वो एक्सपर्ट है। जैसे अभी लॉ का बात किया हमने, तो लॉ में वेरियस लॉ होते हैं, बिजनेस लॉ होते हैं, क्रिमिनल केसेस होते हैं, उसके बाद जो फैमिली कोर्ट होता है कि नहीं। अब उसके अंदर भी बहुत सारे, अभी बिजनेस लॉ में कंपनी के केसेस अलग होंगे, फर्म के केसेस अलग होंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अलग होंगे। तो इसको बोलते हैं नीश एक्सपर्टाइज, मतलब कोई एक पर्टिकुलर केस में उनकी महारत हासिल है, तो उनका क्या मिलता है हमको? बेनिफिट मिलता है, उनका टैलेंट देखने को मिलता है, उनकी एक्सपर्टाइज नॉलेज हमको यहाँ पर मिलती है, जो हमारे फॉर्म में नहीं है। ठीक है। थर्ड वन, एम्प्लॉय employing a combination of in-house and external talent allows law firm and organization to tailor their liabilities in response to वर्कलोड एंड क्लाइंट डिमांड। तो इससे फायदा क्या हो जाता है? इससे कॉम्बिनेशन क्रिएट होता है कि इन हाउस में जो हमारे एम्प्लॉयज हैं उनका कॉम्बिनेशन एक्सटर्नल टैलेंट के साथ हम मिक्स कर देते हैं, तो इससे बेनिफिट हो जाता है लॉ फर्म को। क्या बेनिफिट होता है? इससे ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है टेलर मेड कस्टमाइज्ड लेवल का सर्विसेज। किसके लिए? क्लाइंट के लिए। क्लाइंट को जैसा चाहिए उस तरीके का हम क्या करते हैं? सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर यही बताया गया है, allow law firm and organization to tailor their liabilities in response to workload and client demand। जैसा क्लाइंट का डिमांड है, जैसा वर्कलोड है, उसके हिसाब से वो उसको क्या करते हैं? सर्विस को क्रिएट करके प्रोवाइड करते हैं। फ्लेक्सिबल फ्लेक्सिबल स्टाफिंग also reduces firms overhead। तो इसमें क्या होता है ना, आपको एट अ स्टेज ज्यादा एम्प्लॉय को रखने की जरूरत नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी मेरा लॉ फॉर्म ऐसा है कि जहां पर क्या हो रहा है, कभी इतने केसेस आ जाते हैं कि मेरे को 30 लॉयर्स रखने पड़ते हैं। आई एम गिविंग एन एग्जाम्पल। इतने सारे केसेस आ जाते हैं कि 30 लॉयर्स रखते हैं, और ऑन एन एवरेज मुझे 10 लॉयर्स तो लगते ही लगते हैं, है ना, मिनिमम 10, बट मैक्सिमम कहां तक जाता है? 30। तो मैं क्या करूंगा? मैं इन हाउस में मेरे 10, हाउ मेनी 10 एम्प्लॉय क्या रखूंगा? फिक्स। और बाकी जो मेरा वर्कलोड है उसको शेयर करने के लिए 20 का काम मैं क्या कर दूंगा? आउटसोर्सिंग। क्या कर दूंगा? आउटसोर्सिंग। तो उससे फायदा क्या होगा? हर बार मुझे इतना जरूरत नहीं पड़ता, हर बार मुझे 10 का ही पड़ता है। कभी कभार वर्कलोड बढ़ जाता है तो मैं इनसे काम निकाल लिया करूंगा। तो फायदा क्या होगा? आपका कॉस्ट बचता है। क्या बचता है? कॉस्ट। डिसएडवांटेज, there will be problem of authenticity as some important document need to be shared with the outsourcing firm। यहां पर देखो ये सब लीगल काम है, और कहीं ना कहीं इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी मैटर करता है। मतलब हमारे जो क्लाइंट्स हैं उनकी बहुत सारी बातें गुप्त होती हैं जो बाहर पता होनी नहीं चाहिए, है ना। तो यहाँ पर ऑथेंटिसिटी का प्रॉब्लम हो जाता है। आप किस पे विश्वास करें, किस पे ना करें। आपने कोई लीगल वर्क किसी को दे दिया और उसने वो बात मार्केट में लीक कर दी, तो कंपनी के लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। तो ये एक मेजर इश्यू इसके अंदर हो सकता है कि हमारा जो कॉन्फिडेंशियल मैटर है वो क्या हो सकता है? डिस्क्लोज हो सकता है ना। तो यहाँ पर यही बताया, डॉक्यूमेंट नीड टू बी शेयर विद आउटसोर्सिंग फर्म, तो उसमें ऑथेंटिसिटी मिलती नहीं है। नंबर 2,
देयर मे बी प्रॉब्लम ऑफ इन डेप्थ नॉलेज ऑफ ऑल रिलेवेंट लॉ। कभी कभी आउटसोर्सिंग आपने तो दे दिया, लेकिन आपको पता नहीं कि उनके पास इन डेप्थ नॉलेज है या नहीं है कि नहीं। तो यहां पर आप आउटसोर्सिंग करने के लिए देते हो, तो हो सकता है कि सामने वाली पार्टी के पास भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज ना हो, ये हो सकता है। थर्ड वन, देयर विल बी प्रॉब्लम ऑफ एक्चुअल सॉरी देयर में बी प्रॉब्लम ऑफ कल्चरल एंड लैंग्वेज बैरियर। अभी फॉरेन कंट्री का कोई लॉ अगर यहाँ पर आपको समझना है, तो वहां का कल्चर क्या है, वहां के इंटेंशंस क्या होते हैं, लैंग्वेजेस को किस लेवल तक यूज किया जाता है कि नहीं, ये देखना बहुत जरूरी है। दैट कुड हिंडर कम्युनिकेशन। इसकी वजह से क्या हो सकता है, कम्युनिकेशन गैप क्रिएट हो सकता है बिटवीन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल टीम, है ना। तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बैठेगा, क्यों, क्योंकि लैंग्वेज बैरियर वहां पर क्रिएट हो जाता है। आप जिस कॉन्टेक्स्ट में उस वर्ड को यूज कर रहे हैं, सामने वाला अगर उसका गलत मीनिंग निकाल ले तो प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है कि नहीं। क्योंकि कैसा होता है, बात तो एक बार आपने बोल दी, बट उसका मीनिंग, उसका इंटरप्रिटेशन सामने वाला किस कॉन्टेक्स्ट में निकालेगा, वो उसके एनवायरमेंट पे डिपेंड करता है, बराबर है। एलपीओ also get affected by geographical hurdles between firms and clients। तो कुछ geographical hurdles होते हैं, तो कभी कभी उसकी वजह से भी अफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम अमेरिका में हैं और हमने अपना काम इंडिया में आउटसोर्स करने को दिया है। अब वहां पर क्या हो गया, वहां पर नेचुरल कैलामिटीज आ गई, प्रॉब्लम आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, तो वो लोग अभी काम नहीं करेंगे। तो हमें जो अर्जेंट रिक्वायरमेंट था, हमें जो सबमिट करना था, ये काम क्या हो गया, स्टक हो गया। क्यों, ज्योग्राफिकल हार्डल्स की वजह से, है ना। तो कभी ना कभी क्या होता है, ऐसे ज्योग्राफिकल हार्डल्स भी आ सकते हैं। तो ये 4 पॉइंट हमने किस में देखे, डिसएडवांटेजेस। ओके, कमिंग टुवर्ड्स द डिस्टिंग्विश कंपैरेटिव स्टडी, हम देख रहे हैं बिटवीन ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस। ई बिजनेस एंड ट्रेडिशनल बिजनेस, तो कोई बहुत लार्ज या कॉम्प्लेक्स डिस्टिंग्विश नहीं है, बहुत ही इजी है। सबसे पहला देखो, फॉर्मेशन की बात करते हैं। जो ट्रेडिशनल बिजनेस है उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगता था, टाइम कंज्यूमिंग होता था। तो क्या लिखा है, टेक लेंदी एंड कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर टू फॉर्म। आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो बहुत ही लेंदी प्रोसीजर है, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर है, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस स्टार्ट करना होता था तो, ठीक है। ई बिजनेस क्या है, इजी टू फॉर्म, आपको बहुत आसानी हो जाती है उसको फॉर्म करने में। आपको किसी सॉफ्टवेयर डेवलपर जो है उसको बोल करके आपको अपना एप्लीकेशन बनवा लेना है या अपना वेबसाइट बनाना है, ठीक है। एंड अकॉर्डिंगली यू कैन स्टार्ट। सेटिंग अप कॉस्ट, कॉस्ट के बारे में बात करें, इट टेक्स वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो स्मॉल बजट में भी आप क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। जिसमें क्या होता है, यहाँ पर आपको खुद का गोडाउन, खुद की फैक्ट्री, ये सब डालने की जरूरत नहीं है, स्टोर रूम डालने की जरूरत नहीं है। सिर्फ आपने वेबसाइट पे पुट कर दिया है और छोटा सा कहीं पे भी गोडाउन रखा हुआ है, ठीक है ना, तो वहां से आप बिजनेस चला सकते हो। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता था, ह्यूज कैपिटल इन ऑर्डर टू सेटअप, सेटअप करने में आपको बहुत ज्यादा पैसा लगता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कुछ कैश क्या हो जाता है, सेव हो जाता है। क्यों, आपको बहुत ज्यादा हैवी स्टॉक मेंटेन करने की जरूरत नहीं और स्टोरेज फैसिलिटी बनाने की जरूरत नहीं है। रिस्क, ई बिजनेस में क्या है, हाई रिस्क। कैसा रिस्क, हाई रिस्क इन्वॉल्व एज देर इज नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बिटवीन पार्टीज, नो डायरेक्ट कॉन्टेक्ट। पार्टी का फेस टू फेस कभी कॉन्टेक्ट होता नहीं है, सारे काम किस पे हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली, इंटरनेट के बेसिस पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, लेस रिस्क। वाई लेस रिस्क, सब फेस टू फेस एक दूसरे को जानते हैं, इंटरेक्शन होता है ना। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको करेज मिलता है कि सामने वाली पार्टी को आपने देखा हुआ है, पहचाना हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सनल इंटरेक्शन होता है, तो रिस्क रिड्यूस हो जाता है। स्कोप ऑफ बिजनेस, तो ई बिजनेस है तो आप एंटायर वर्ल्ड में कहीं पर भी क्या कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो इसका लिमिटेड स्कोप नहीं है, अनलिमिटेड है, वेर एवर यू वांट यू कैन सेल। ट्रेडिशनल बिजनेस में क्या होता है, लिमिटेड अप टू अ पर्टिकुलर एरिया, ठीक है, एक पर्टिकुलर एरिया तक ही क्या हो सकता है, लिमिटेड होता है। कस्टमर इंटरेक्शन, ई बिजनेस देयर इज एब्सेंस ऑफ फेस टू फेस इंटरेक्शन,
ऑब्वियसली फेस टू फेस इंटरेक्शन ई बिजनेस में होता नहीं है, वेरएस यहाँ पर फेस टू फेस इंटरेक्शन क्या है, पॉसिबल है ट्रेडिशनल बिजनेस में। फिजिकल इंस्पेक्शन, क्या आप फिजिकल इंस्पेक्शन कर सकते हो? नहीं, कैन नॉट बी डन, है ना, आप चेक नहीं कर सकते। जैसे आपको Myntra.com से कुछ रेडीमेड गारमेंट मंगाने हैं तो आपको आने के बाद ही आप चेक कर सकते हो, ठीक है ना। जबकि ट्रेडिशनल बिजनेस में आप खुद जाएंगे, उसको चेक करेंगे, क्वालिटी चेक करेंगे और उसके बाद ही परचेस करेंगे। तो यहाँ पर इंस्पेक्टेड फिजिकली, आप फिजिकली उन्हें चेक कर सकते हो। रिसोर्स फोकस, ई बिजनेस रिसोर्सेस फोकस ऑन डिमांड साइड। तो यहाँ पर हमारा ज्यादा फोकस किस पे होता है? डिमांड साइड पे। और ट्रेडिशनल बिजनेस किस पे होता है? सप्लाई साइड पे। किस पे? सप्लाई साइड पे। डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो ई बिजनेस में आपने ऑर्डर किया तो आपको 1-2 दिन के बाद डिलीवरी मिलेगी, है कि नहीं। कभी कभी 10-15 डेज भी चले जाते हैं कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट होगा तो। वेरएस जो ट्रेडिशनल बिजनेस है वहां पर इंस्टेंट डिलीवरी मिलती है। कैसी डिलीवरी मिलती है? इंस्टेंट, तुरंत आप गए, आपने परचेस किया, आपको मिल गया। यूसेज सेव वैल्यूएबल टाइम एंड मनी, आपका पैसा बचता है, आपका टाइम बचता है। यहाँ पर इट इज एंशियंट एंड स्टिल इन यूसेज वेयर द डिजिटल नेटवर्क इज नॉट रीचेबल। तो ऐसा नहीं है, डिजिटल नेटवर्क रीच होता है तो भी इसका यूज तो अभी भी है कि नहीं। अभी भी लोग प्रिफर करते हैं जाकर के विजिट करके परचेस करने का। हालांकि कस्टमर्स का इसमें दो तरीके का रवैया होता है कि हम ऑनलाइन परचेस करें या ऑफलाइन जाकर के लें, तो डिपेंड अपॉन उनके पास कितना टाइम है, कितना मनी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। एक्सेसिबिलिटी, इट इज अवेलेबल अराउंड द क्लॉक, जब चाहे तब आपको ये अवेलेबल होगा। रात को 12 बजे 2 बजे परचेस करना है तो भी आप परचेस कर सकते हो। वेयर इज यहाँ पर क्या होता है? लिमिटेड टाइम होता है, जो शॉप वगैरह है उसका जो वर्किंग आवर्स है उसमें ही आप जा सकते हो। ई बिजनेस में बहुत ही इजी होता है, हैसल फ्री है। डिफिकल्ट टू परफॉर्म मोर बिजनेस इन दिस मॉडल, आप ज्यादा काम नहीं कर सकते, है ना। फेस टू फेस आप कितने कस्टमर से मिलोगे, बट ई बिजनेस में एक बार आपने सेटअप कर दिया तो आपको किसी से मिलने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली सारी इंफॉर्मेशन कस्टमर तक पहुंचती है कि नहीं। तो यहाँ पर हमारे लिए ट्रेडिशनल बिजनेस में थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है परफॉर्मेंस। नाउ ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस, ई कॉमर्स एंड ई बिजनेस। ई कॉमर्स इन्वॉल्व्स कमर्शियल ट्रांजेक्शन डन ओवर इंटरनेट, जो कमर्शियल ट्रांजेक्शन हम कर रहे हैं उसी को ई कॉमर्स के दायरे में लाया जाता है। whereas e-business is conduct of business process on the internet, ये पूरा का पूरा बिजनेस किस पे हो रहा है? इलेक्ट्रॉनिकली हो रहा है, बराबर। तो यहां पर हमने देखा कमर्शियल ट्रांजेक्शन यही किया जाता है ई कॉमर्स में, कमर्शियल ट्रांजेक्शन। जबकि यहां पर जो ट्रेडिशनल बिजनेस था वो पूरे बिजनेस को हमने किस पे लेके आ गए? इलेक्ट्रॉनिक मोड पर लेकर के आ गए। ओके, व्हाट इज इट? ई कॉमर्स इज सबसेट ऑफ ई बिजनेस। तो बता दिया, ई कॉमर्स जो है वो बिजनेस का ही एक पार्ट बिजनेस का ही एक पार्ट है ना। देखिए हमने स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, बिजनेस जो नॉर्मल बिजनेस की बात करते हैं, बिजनेस के दो पार्ट हुए थे, है ना। 11th स्टैंडर्ड में आपने सीखा था, एक तो इंडस्ट्री और दूसरा कॉमर्स। और अगर मैं इसको हटा करके यहां पर लगा दो ई, है ना, ई बिजनेस, और ये क्या है? ई कॉमर्स, तो आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि ई कॉमर्स ये क्या है? ई बिजनेस का ही सबसेट है, बराबर है। तो यही वो बोलने की कोशिश कर रहे हैं, सबसेट ऑफ ई बिजनेस। ई बिजनेस इज सुपर सेट ऑफ ई कॉमर्स, क्या बोलेंगे उसको? सुपर सेट। फीचर्स,
ई कॉमर्स जस्ट इन्वॉल्व्स बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। देखो इसमें सिर्फ क्या हो रहा है, बाइंग एंड सेलिंग हो रहा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यही काम हो रहा है। वेयर एज ई बिजनेस इंक्लूड ऑल काइंड्स ऑफ रीसेल एंड पोस्ट सेल एफर्ट, यहां पर सब चीजें होती, ठीक है। तो जब आप ई बिजनेस की बात कर रहे हैं, तो जो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में करते थे ना, वो पूरा का पूरा काम आप किस में कर रहे हो, ई बिजनेस में। फॉर एग्जांपल डिलीवरी प्रोवाइड करना, आफ्टर सेल सर्विस देना, रिपेयरिंग वर्क वगैरह भी करवा करके देना, है ना, ईच एंड एवरीथिंग जो आप ट्रेडिशनल बिजनेस में करते थे, उसको आपने ई बिजनेस में शिफ्ट कर दिया। गेटिंग इट? कंसेप्ट, ई कॉमर्स इज नैरोअर कंसेप्ट। कैसा कंसेप्ट है, स्मॉल कंसेप्ट है, नैरो कंसेप्ट है, छोटा कंसेप्ट है, एंड रेस्ट्रिक्टेड अप टू बाइंग एंड सेलिंग। सिर्फ इसमें बाइंग और सेलिंग इंक्लूड होता है, जबकि ई बिजनेस इज अ ब्रॉडर कंसेप्ट, इन्वॉल्व्स market surveying, supply chain and logistic management and using data mining, ये सारे काम होते हैं ई बिजनेस में। ट्रांजैक्शन, इट इज मोर एप्रोप्रिएट इन B2C कॉन्टेक्स्ट, बिजनेस टू कस्टमर के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा काम आता है। और जहां पर ई बिजनेस की बात है, वो बिजनेस टू बिजनेस में ज्यादा यूज होता है। इसमें बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजैक्शन, विच नेटवर्क इज यूज्ड, कौन सा नेटवर्क यूज होता है, ई कॉमर्स इन्वॉल्व मैंडेटरी यूज ऑफ इंटरनेट, तो यहाँ पर इंटरनेट तो जरूरी है। ई बिजनेस कैन इन्वॉल्व द यूज ऑफ इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट, तो ये इसके थ्रू भी काम कर सकता है। ओके, बीपीओ, केपीओ, बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, knowledge process outsourcing, meaning it refers to the outsourcing of non-primary activities of the organization। किसकी बात करें हम लोग, नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज, मतलब जो कोर बिजनेस नहीं है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, of the organization to an external or organization to minimize cost। इसमें क्या करना है हमको, कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए और एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं। वेयर केपीओ क्या है, it's another kind of outsourcing whereby functions related to knowledge and information are outsourced। तो यहां पर नॉलेज और इंफॉर्मेशन को हम क्या कर रहे हैं, आउटसोर्स कर रहे हैं टू थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर। तो यहां पर हमारा कॉस्ट कम करने का मकसद नहीं है, हमारा मकसद है कि बेटर क्वालिटी ऑफ सर्विस हमें मिले, स्पेशलाइज्ड सर्विस हमें मिले, इसलिए हम आउटसोर्स कर रहे हैं। डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी, बीपीओ इज लेस कॉम्प्लेक्स। तो ये कैसा होता है, जैसे कि हमने देखा जो हमारे मेन कोर एरियाज नहीं है वो हम देते हैं, तो ये इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, लेस कॉम्प्लेक्स, ठीक है। बट केपीओ ये नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग है, तो इट इज मोर कॉम्प्लेक्स, बहुत जटिल है। रिक्वायरमेंट, तो यहां पर एक्सपर्टाइज आपको चाहिए, प्रोसेस एक्सपर्टाइज, यहां पर क्या चाहिए, नॉलेज एक्सपर्टाइज, ठीक है। तो यहां पर सिर्फ प्रोसेस एक्सपर्टाइज चलेगा और केपीओ में आपको नॉलेज एक्सपर्टाइज की जरूरत पड़ती है। टैलेंट रिक्वायर्ड इन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय में क्या चाहिए, गुड कम्युनिकेशन स्किल होना चाहिए, और यहां पर क्वालिफाइड वर्कर चाहिए। कैसा वर्कर चाहिए, क्वालिफाइड वर्कर। फोकस ऑन, किस पे फोकस करेगा, लो लेवल प्रोसेस, किस पे, लो लेवल प्रोसेस पे। केपीओ में हाई लेवल प्रोसेस, ठीक है ना। सो फिनिश विद दिस पर्टिकुलर चैप्टर। यहां से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं हम लोग। जैसे लिखा है, फॉर ऑनलाइन ट्रांजेक्शन डैश इज रिक्वायर्ड, क्या चाहिए, रजिस्ट्रेशन, ट्रेडिंग और बिजनेस। सो रजिस्ट्रेशन इज द करेक्ट आंसर। द टर्म ई बिजनेस इज डिराइव्ड फ्रॉम द टर्म डैश एंड ई कॉमर्स, कैश, ई पे, ईमेल। ई बिजनेस
ये कौन से टर्म से डिराइव हुआ? कैश, ई पे, ईमेल। तो कहां से डिराइव हुआ है ये? सो आंसर सी इज करेक्ट वन. The transaction under dash are between consumers and consumers. क्या होगा? Simple, C to C. Fourth one, the process of contracting a business function to someone else is called as dash. हम किसी और को क्या कर रहे हैं? अपना बिजनेस का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हैं, तो it will be called as outsourcing. Just now we have completed. In online shopping, customer put the product in the dash. कहाँ पे पुट करते हैं? शॉपिंग मॉल, शॉपिंग कार्ट, शॉपिंग बैग. तो ऑब्वियसली शॉपिंग कार्ट. मैच द पेयर्स. ई बिजनेस, B2C, आउटसोर्सिंग, डिजिटल कैश, रजिस्ट्रेशन. बोलिए ई बिजनेस का क्या आएगा? सो आंसर ए का क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. ओके, चलो B2C क्या है? बिजनेस टू कंज्यूमर. ये तो इजी है. नंबर 4, नेक्स्ट, आउटसोर्सिंग. आउटसोर्सिंग में कौन सा आंसर मोस्ट अप्रोप्रिएट है? वी विल टेक BPO. नंबर 6, डिजिटल कैश. डिजिटल कैश, yes, exist only in cyberspace, right? Registration. Registration is the first step. Registration is the first step. ठीक है. Give one word, term or phrase for the following sentences. The stage where the goods bought are delivered to the customer. डिलीवर की बात करें तो कौन सा स्टेज आ जाएगा इसके अंदर? डिलीवरी स्टेज. ठीक है, यहां पर वी विल राइट डिलीवरी स्टेज. Next, the term derived from the term email and e-commerce. क्या आ जाएगा? E-business. The transaction which is done with the help of the internet. तो इसमें अलग अलग आप बोल सकते हैं, जस्ट लाइक ऑनलाइन, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन, दोनों ही आंसर आ सकता है. ठीक है, ऑनलाइन और इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन. द फर्स्ट स्टेप इन ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, यह अभी किया हमने, क्या होता है? रजिस्ट्रेशन. The process of contracting a business function to specialized agency. Very simple. Outsourcing. Subset of outsourcing. Outsourcing का subset. तो यहां पर इन जनरल आउटसोर्सिंग की बात कर रहे हैं, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? BPO. एंड सब सेगमेंट ऑफ BPO, उसमें क्या लिखेंगे हम? APO. राइट. वन ऑफ द वैल्यू एडेड BPO सर्विसेज विच इन्वॉल्व्स लीगल वर्क, तो ये क्या हो जाएगा? LPO, वैल्यू एडेड. State whether following statement are true or false. It is easy to set up e-business as compared to traditional business. Very much true.
The term e-business is derived from the term email and e-commerce. करेक्ट है, e-business उसी से derive हुआ है. E-business allows you to work across the globe in any field. True. LPO stands for legal product outsourcing. False. Legal process outsourcing. KPO requires advanced analytical and technical skill. So ये क्या हो जाएगा? False, because we require professional knowledge, specialized knowledge, not technical skill. With the help of outsourcing, company cannot focus on the core areas. अभी यहाँ पर cannot बोल दिया, hence it is false. Actually क्या आना चाहिए था यहाँ पे? Can, है ना? तो ये false है. Find the odd one. BPO, RTO, LPO, KPO. तो obviously क्या आ जाता है? RTO. B2B, B2C, A to Z, C to C. A to Z. डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, आधार कार्ड, एटीएम कार्ड. देखो कैसे कैसे मजाक कर रहे हैं. आधार कार्ड. कंप्लीट द सेंटेंस. ई बिजनेस इज एन एब्रिविएशन ऑफ. क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक बिजनेस. The term e-business came into existence in the year. Which year? 1997. E-business means using the dash to connect people and process. Using the dash. क्या करेंगे? Using the internet. E-business is dash of e-commerce. Superset of e-commerce. E-commerce is dash of e-business. Again, it will be subset. The process of contracting a business function to a specialized agency is known as, very easy, outsourcing. अब इसमें से सिलेक्ट करना है बिजनेस टू बिजनेस. फर्स्ट स्टेप ई कॉमर्स पेमेंट मैकेनिज्म एंड ई बिजनेस. तो रजिस्ट्रेशन. रजिस्ट्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर? फर्स्ट स्टेप. तो नंबर ए. सुपरसेट ऑफ ई कॉमर्स क्या हो जाएगा? ई बिजनेस. डैश लास्ट स्टेप. लास्ट स्टेप इज पेमेंट मैकेनिज्म. सबसेट ऑफ ई बिजनेस ई कॉमर्स and dash B2B, obviously last one. Correct the underlined word. E-business is hard to start. क्या हो जाएगा? Easy to start. There are 5 stage online transaction. 5 नहीं होता, कितना होता है? 3 stage. Registration is the last step. क्या आएगा? First step. Digital cash is form of plastic currency. Electronic currency. KPO include less knowledge based and specialized work. क्या होगा? Instead of less we will write more knowledge based. ठीक है. Arrange in proper order. तो purchase और sale, delivery stage, pre purchase और sale. तो first, second
and third. Placing an order, cash on delivery, registration. Again, first, second, and third. Express your opinion. Abhay purchases some gift article online from www.flipkart.com. At the same time, Sheetal purchased gift from ebay.com. Which website is related to C2C? तो C2C की जब बात होती है तो क्या होता है? eBay. Which website is related to B2C? क्या हो जाएगा? Flipkart. What first step does Abhay need to follow? क्या करना पड़ेगा? Registration. Satvik purchased watch from Titan shop and his friend Sambhavi purchased watch from online shopping. Which shopping is from traditional business? देखो कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं. तो Titan. Which shopping is from e-business? Online. ये दिन भी देखने पड़ रहे हैं. Which business involve high risk? High risk. Risk is high. We will write online. ठीक है. Mr. Ved made his payment by check. At the same time, Mr. Shlok made his payment by fund transfer. Whose payment is faster? Again, fund transfer. Whose बोला है तो हम किसका नाम ले लेंगे? Mr. Shlok का. ठीक है. This will be the answer. Whose payment is related to the traditional business? Mr. Ved. Whose payment is related to e-business? Mr. Shlok. यहाँ पे सिर्फ नाम लिखना था. So done for the day. आज के लिए इतना काफी है. हमने चैप्टर नंबर 5 पूरा कंप्लीट किया. थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग. मिलते हैं नए चैप्टर के साथ अगले एपिसोड में. तब तक के लिए बाय बाय. शुक्रिया. सायोनारा.